गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सेकंड चैप्टर एसिड बेसेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार या क्षारक कहिए, और लवण। सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं एसिड के बारे में, यानी कि अम्ल क्या है समझते हैं। पहले इस बात को आप समझिए बढ़िया से, बहुत ही आसान तरीके से, और पिछली कक्षाओं में आपने इसे बढ़िया से पढ़ा भी है कि अम्ल किसे कहते हैं। वहाँ पे आपने पढ़ा कि जिसका स्वाद खट्टा होता है, ऐसे सभी पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही बात आप लिखेंगे, क्लास 10th में भी ऐसे ही पढ़ना है। बस यहाँ पे कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से अम्ल को यानी कि एसिड को प्रेजेंट किए। ठीक है, तो एसिड की परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये बात ध्यान से समझिएगा, नीला लिटमस पेपर एक पेपर होता है, वो जैसे ही किसी अम्ल या जो एसिडिक पदार्थ होते हैं उसके ऊपर रखा जाता है तो वो पदार्थ उस पेपर से भीग जाता है, यानी भीग करके वो नीले रंग से रेड कलर में यानी लाल रंग में बदल जाता है। तो ये उसका एक पहचान हो गया, यानी टेस्ट करने का तरीका हो गया कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है। ठीक है, क्षारीय के लिए इसका उल्टा होता है, वहाँ लाल लिटमस पेपर लेते हैं और वो नीला हो जाता है। तो फिलहाल इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ अम्ल के बारे में जान रहे हैं। तो आपने अम्ल के बारे में जान लिए अच्छी तरह से कि अम्ल किसको कहते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे अम्ल हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। मैंने पिछले वीडियो में जब चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था, बहुत सारे अम्ल के नाम भी बताए थे, क्षार के भी नाम बताए थे और लवण के भी नाम बताए थे। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप लोग उसको वीडियो को पुनः देखें, उसमें सब एसिड के बारे में मैंने वहीं पे बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब इसी बात को कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से देखिए कैसे कहा। वैज्ञानिक तथ्य पर उन्होंने कहा, जैसे एक आर्हेनियस थे, आर्हेनियस के बारे में भी जान लीजिए। यहाँ पे आर्हेनियस के बारे में लिखा भी गया है, आर्हेनियस थियरी। उन्होंने अपनी थियरी में क्या बताया था, ये थियरी उन्होंने इस अम्ल के बारे में इन्होंने बताया था 1887 में बताया था। इन्होंने क्या बताया था आर्हेनियस ने, कि अम्ल जो होते हैं वो जैसे ही किसी पानी में जाते हैं और उसमें डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। ये अम्ल के बारे में उन्होंने बताया था कि अम्ल ऐसे या ऐसे कर सकते हैं पदार्थ जो जलीय विलयन में जाने के बाद वो क्या होते हैं, उनके आयन के रूप में टूट जाते हैं, यानी उनका जो H+ होता है वो अलग आयन हो जाता है, बाहर हो जाता है। यानी कहने का मतलब H+ देते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इन्होंने ऐसे बताया था। कौन, आर्हेनियस ने। ये कहाँ के थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इनको स्वीडिश का बोला जाता है, स्वीडिश वैज्ञानिक माने जाते हैं। ये स्वीडिश के ही थे, स्वीडिश के वैज्ञानिक थे जो 87 में ये थियरी दिए थे आर्हेनियस। इनका नाम वैसे पूरा था स्वांते आर्हेनियस। आर्हेनियस हिंदी में आप लोग कई बार अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन उनकी इंग्लिश में स्पेलिंग यही है, आर्हेनियस। तो चलिए पढ़ भी देते हैं हम, आप नोट भी करते रहिए इसको ताकि याद रहे हमेशा, आप भूलें ना इसको। एसिड अम्ल वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही पर ये भी ध्यान याद रखिएगा, मैंने डबल इनवर्टेड कामा में भी ये बात लिखा है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी। तो अम्ल, या ये पूछ दिया था किससे हुई थी। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, ध्यान दीजिएगा, लैटिन शब्द एसिड्स, यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, स्पेलिंग इसकी ACIDS हो जाएगा, एसिड्स से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। एसिड्स का मतलब ही खट्टा है, हमारे यहाँ तो सावर बोलते हैं ना, लेकिन एसिड्स जिसका अर्थ क्या है, खट्टा है। ये याद रखिएगा, डबल इनवर्टेड कॉमा बंद। अब आप बात करते हैं आर्हेनियस सिद्धांत, उनकी थियरी की। वे थियरी में क्या कहते हैं, वही बात मैंने पहले समझा दिया था। वे पदार्थ जो जल में घुलकर यानी डिसोसिएट होकर या डिजॉल्व होकर, कर सकते हैं घुलकर, केवल हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं, H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट भी बना दिया है एसिड का,
वो आप अच्छे तरह से इस लिस्ट को नोट भी कर लीजिए और इसे याद भी रखिएगा। एसिड के बारे में मैंने बहुत सारा ढूंढ करके आपको पदार्थों को ला के रख दिया एक जगह। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैंने चार्ट में लिखा है, ये पूरा चार्ट आप बना के इसे टोटल याद करिएगा, ठीक है। जैसे पदार्थ देखिए मैंने जैसे में लिखा है, पदार्थ, प्राप्त अम्ल और सूत्र। गर्मी ज्यादा है, पदार्थ के नाम मैं पढ़ दे रहा हूं, सुन लीजिए और इसे नोट करिएगा। सिरका, नींबू, संतरा, इमली, अंगूर, केला, सेब, टमाटर, दूध, दही, संतरा, चींटी, ठीक है। ये सब एक जगह आपको लिखा हुआ दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ पदार्थ के नाम हो गया, इधर प्राप्त अम्ल यानी इनके अंदर कौन से अम्ल प्राप्त होते हैं, सूत्र भी उनके हमने लिख दिए हैं यहाँ पे। अब इन सूत्रों में कौन से बांड बनते हैं इनके बारे में आप लोग इंटर में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में भी आपको पढ़ाया जाएगा, वहां पे पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक, बांड के बारे में, कैसे सहसंयोजक बांड कहाँ बनता है, कहाँ आयनिक बांड बनता है, कहाँ उपसहसंयोजक बांड बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सूत्र लिख दिया उनका अणु सूत्र की तरह, ठीक। सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, तो आप सही से लिखिएगा। नींबू, संतरा में पाया जाता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसको साइट्रिक एसिड हिंदी में पढ़ते हैं। C6 लिखा गया है, H8 और O7 ये इसका सूत्र है। इमली, अंगूर, केला इन तीनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसका सूत्र लिखा गया है यहाँ पे C4H6O6, ठीक है, याद कर लीजिएगा सबका। सेब में आपका मैलिक एसिड पाई जाती है C4H6O5। इसके बाद टमाटर, टमाटर में आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है C2H2COOH, ठीक है। इसके बाद दूध, दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है C3H6O3। इसके बाद संतरा, यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया है, दो जगह संतरा लिखा गया है, चाहे तो आप इस लाइन को हटा दीजिएगा। या एक चीज और जानिएगा, संतरा में आपका साइट्रिक एसिड के अलावा स्कारबिक अम्ल, इसको जिसको विटामिन हम लोग C कहते हैं, ये भी होता है C6H8O6 इसका होता है। अगर इसे हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, आपके यहाँ ये काफी है ये वाला। चींटी, जो चींटी होती है जो कभी कभी काट भी लेती हैं, कहीं कॉफी पेन होता है हम लोगों को, तो उनके डंक से जो हम लोगों के अंदर बॉडी शरीर में यानी ब्लड में पहुंचा देती हैं, फार्मिक अम्ल होता है, जिससे हम लोगों को बहुत ज्यादा पेन होता है। उसका सूत्र होता है CH2O2। उम्मीद आप टोटल समझ गए, आप इसे टोटल पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिड, बेस, साल्ट तीनों के बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग, अभी बहुत कुछ अम्ल के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड के प्रकार। तो एसिड मुख्य रूप से तो दो प्रकार का ही होता है, जो इसमें दुर्बल और स्ट्रांग यानी कि प्रबल, प्रबल और दुर्बल दोनों के बारे में हम लोग अभी इसके बाद नोट करते हैं, और हम बारी बारी से बताते भी हैं और इसको नोट भी कर देते हैं। फिलहाल आप यहाँ तक कंप्लीट नोट कर लीजिए। स्वीडिश के थे वैज्ञानिक ये, आप इसको भी लिखना चाहें तो एक तरफ कहीं लिख सकते हैं, स्वीडिश वैज्ञानिक, ठीक है। अब हेडिंग टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड के प्रकार, अम्लों के प्रकार। जैसा कि बताया गया अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल के बारे में जान लीजिए। प्रबल अम्ल किसको कह रहे हैं? वे सभी अम्ल जो जलीय विलयन में जाने के बाद पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, बस उन्हीं को हम कहते हैं प्रबल अम्ल। एक और तरीका याद रखिएगा, जितने खनिजों से प्राप्त होते हैं अम्ल ना, वो सब प्रबल अम्ल ही होते हैं, ठीक है। प्रबल अम्ल को बस जान गए आप लोग, एक बार फिर समझिए। सभी अम्ल जिनको जल में डालने के बाद पूर्ण रूप से H+ आयन अलग हो जाए निकल के, ठीक है, वो होता है आपका प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल में क्या होता है, उसमें पूर्ण रूप से H+ आयन बाहर नहीं निकलेगा। कुछ ऐसे भी अम्ल हैं जिससे पूर्ण रूप से H+ आयन निकल जाता है बाहर, लेकिन वो कार्बोनिक अम्ल के अंतर्गत आते हैं। एक बात का विशेष ध्यान दीजिए, कार्बोनिक अम्ल का मतलब उसमें कार्बन की मात्रा होगी, ठीक है। तो ऐसे लोग किस पे, ये खनिजों से नहीं मिलते हैं, ये मिलते हैं पादप से, पादप का मतलब पेड़ पौधों से, और जीव जंतुओं से मिलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यही बात हमने लिखा भी है यहाँ पे। प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित होते हैं। आयनित का मतलब अलग अलग, टूट जाना, अलग अलग। पूर्णतया का मतलब पूरी तरह से, ठीक है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूं, ये कैसे मिलते हैं। ग्रीन पेन कहाँ गया, ग्रीन पेन से लिखते हैं, ग्रीन पेन से लिखते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखते हैं, खनिज से प्राप्त, याद रखिएगा कहां से प्राप्त होते हैं, ये खनिज से प्रबल अम्ल प्राप्त होते हैं। कौन कौन है, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट,
यानी सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल भी इसको बोलते हैं। चलिए अब इनको मैं एक रिएक्शन करके आपको दिखा भी दे रहा हूँ। पीछे आपने रिएक्शन फर्स्ट ही चैप्टर में मैंने पूरी तरह से आप लोगों को रिएक्शन पढ़ाया था। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग रिएक्शन रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, वरना आप लोग भूल जाएंगे। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है, प्रतिस्थापन, हिंदी में बोले तो प्रतिस्थापन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, आक्सीकारक, अपचायक, सारे रिएक्शन पीछे पढ़ाए गए आप लोगों को, उसको पूरा आप लोग पढ़िए, ठीक है, पढ़ते रहिएगा। चलिए यहाँ रिएक्शन देखिए, मैं इसको डिसोसिएट करके दिखा रहा हूं कैसे डिसोसिएट होता है। H2SO4 ये मैंने ले लिया, H2SO4, ठीक है, ये क्या है, एक्वस, AQ लिखने का मतलब एक्वस, ये पानी की तरह है, विलेन के रूप में है, ठीक है। अब मैं यहाँ एरो लगा दे रहा हूं, ये रिवर्सिबल साइन। अब ये बात समझिए ध्यान से, ये क्या है, पानी में डालना है इसको, ठीक ना, पानी में डालेंगे। आर्हेनियस ने क्या बताया था कि जो अम्ल पानी में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, घुल करके H+ आयन देते हैं, वो होते हैं आपके अम्ल। अम्ल की परिभाषा में बताया गया था। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आर्हेनियस के नहीं, आगे आप लोग इंटर में जाएंगे तो इसके अलावा लक्स फ्लूड कॉन्सेप्ट मिलेगा, ब्रास्टन लोरी कॉन्सेप्ट मिलेगा, इसके बाद आपका लेविस कॉन्सेप्ट मिलेगा, बहुत सारे वैज्ञानिकों का भी और थियोरी मिलेगी। लेकिन आपको हाई स्कूल के लेवल पे सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आर्हेनियस का और अम्ल के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं H2SO4। अब ये टूट कर हो जाएगा H+ आयन अलग और SO4 आयन हो जाएगा अलग, सल्फेट पे 2- चार्ज। ये भी क्या है, AQ विलेन है, एक्वस, ये भी क्या है, एक्वस विलेन है। अब बैलेंस करना है, संतुलित, तो हाइड्रोजन 2 है, तो इसके आगे हम लोग क्या बढ़ा देंगे, 2 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 2, तो बैलेंस भी हो गया, संतुलित समीकरण भी बन गया, ठीक है। तो ये H+ अलग हो गया पूरी तरह से। कैसे हो गया, क्योंकि ये पानी में डालने पर टूट गया, डिसोसिएट हो गया। नेक्स्ट दुर्बल अम्ल जानते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, याद रखिएगा, ये पूर्णतः आयनित नहीं होता है, ये पूर्णतः आयनित होता है, ठीक है। तो जो पूर्णतः आयनित नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसको भी ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिए। ये कहां से मिलता है, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, कार्बनिक अम्ल। कौन कौन है कार्बनिक अम्ल, कहां से मिलते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं कार्बनिक अम्ल को, पादपों यानी कि पेड़ पौधों, वह और क्या होगा, जीव जंतुओं से प्राप्त, ब्रैकेट में आगे लिख लीजिएगा, से प्राप्त होते हैं। ये कौन अम्ल, दुर्बल अम्ल। और प्रबल अम्ल कहां से मिलते हैं, खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनके भी नाम ले लेते हैं। दुर्बल अम्ल कौन कौन है, हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक ना। ये देखिए इसका नाम फार्मिक एसिड है, ऐसे तो इसको बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, ठीक है। आगे ये सब IPSC में पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा मैं। अब आप लोग देखिए इसके भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए। सपोज मैं CH3COOH को लेता हूं, CH3COOH, और इस एक्वस अम्ल को मैंने रिवर्सिबल साइन के साथ पानी में डाला, यानी विलेन में डाला, डिसोसिएट किया, और ये टूट करके ध्यान से देखिए ये वाला H+ बाहर हो जाएगा, बाकी ये तीनों हाइड्रोजन इससे सहसंयोजक बांड के थ्रू जुड़ा ही रह जाता है, ये अलग नहीं होता है। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए तो पूर्णतया नहीं ना टूटा है, यहाँ मैंने लिखा था पूर्णतः आयनित नहीं होता है, इसमें 3 हाइड्रोजन तो रह ही गया, तो पूर्णतः आयनित नहीं हुआ, H+ एक हो गया। संतुलित तो ऑलरेडी है ये पहले से ही, सिर्फ AQ लिख लीजिए, एक्वस, AQ का मतलब एक्वस है, यानी कि विलेन से मतलब है। तो ये आपका हो गया। अब इसी में एक मैं और दिखा देता हूँ, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड भी देख लीजिए, एक्वस, AQ लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, रिवर्सिबल साइन लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर H+ पूरी तरह से अलग हो गया और CN एक जगह हो गया, तो यहाँ कार्बनिक अम्ल, कहने का मेरा यही अर्थ था कि में कार्बन की मात्रा है, ठीक है, इसलिए कार्बनिक अम्ल है ये, ठीक। तो इसको भी नोट कर लीजिए कंप्लीट। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, वीडियो रिवाइज करिए, सब कुछ मैंने बता दिया है। दुर्बल अम्ल जिसमें पूर्ण तरह से आयनित नहीं होगा, प्रबल अम्ल जिसमें पूर्ण तरह से आयनित होगा। मैंने दोनों के अलग अलग एग्जांपल भी लिखे हैं, आप उसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोनियम आयन की, हाइड्रोनियम आयन क्या है तो ध्यान दीजिएगा, इसी से समझिए आप, यही पे हाइड्रोनियम आयन की भी कहानी है। ये जो मैं बार बार H+ निकाल रहा हूं अलग, इसमें से भी H+ अलग निकाला हूं, इसमें से भी मैंने H+ अलग निकाला है। यही H+ क्या करता है, वाटर में जब जाता है ना, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इस H+ जो होता है बहुत ही छोटा है, अन्य आयनों की तुलना में बहुत छोटा है, और ये क्या है, बहुत छोटा के साथ साथ उच्च आवेश घनत्व का है। इसका हाई चार्ज
डेंसिटी होता है, ठीक है। और दूसरा कारण इसका छोटा आकार होता है। छोटा आकार हाई डेंसिटी चार्ज की वजह से ये जल के साथ जुड़ जाता है, और जैसे ही जल के साथ ये जुड़ता है तब इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोनियम आयन पढ़ते हैं इसको। तो मैंने अगली हेडिंग भी डाल करके आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया है, हाइड्रोनियम आयन। देख लीजिए हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन आयन H प्लस का छोटा आकार, कैसा आकार? छोटा आकार तथा उच्च आवेश घनत्व, ये दोनों बात याद रखिएगा। छोटा आकार, उच्च आवेश घनत्व के कारण जल H2O से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। कोई पूछ भी देगा हाइड्रोनियम आयन किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जब किसी अम्ल का H प्लस जिसका आकार बहुत ही छोटा होता है और हाई चार्ज डेंसिटी होता है, यानी कह सकते हैं उच्च आवेश घनत्व होता है, जिसके कारण ये जल के साथ जुड़ जाता है, इसे ही हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी H प्लस का जल के साथ जुड़ना, यानी H2O के साथ जुड़ जाना हाइड्रोनियम आयन कहलाता है, ठीक है। आपको मैं बेस्ट तरीके से उसका रिएक्शन भी नीचे करके दिखा देता हूं। देखिए H प्लस आपको दिख रहा होगा, H प्लस यानी कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है यहाँ पे, ठीक। और इसने जल से क्रिया किया यानी कि H2O। अब H2O से जैसे ही क्रिया किया तो क्या बन गया? H3O प्लस बन गया। इसी को बोलते हैं H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। मैं कुछ लोगों का नाम भी नीचे लिख दे रहा हूं कि कौन सा अम्ल जो है जलीय विलयन में आपेक्षिक प्रबलता का क्रम, यानी उनके प्रबलता का क्रम क्या होता है, कितनी तेजी से क्रिया कर लेते हैं। आपेक्षिक प्रबलता का क्रम जो होता है अम्लों का, मैंने नीचे लिखा है, ये लाइनिंग भी आप अलग पेन से हाईलाइट करके नोट कर लीजिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक की आपेक्षिक प्रबलता का जो क्रम है वो बहुत ज्यादा है। आपेक्षिक प्रबलता का मतलब एक दूसरे से तुलना हो रहा है कि कौन तेजी से क्रिया करता है, ठीक है। आयनित कौन फटाक से तेजी से होता है, उन लोगों की अपेक्षिक अगर प्रबलता की बात किया जाए जल में, जलीय विलयन में कहने का मतलब, जलीय विलयन में आपको अगर प्रबलता पता करना कि किसको डालेंगे तो जल्दी से आयनित हो जाएगा, टूट जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रबलता बहुत ज्यादा होती है। उससे कम किसका होता है? HNO3 का, उससे कम H2SO4 का, उससे कम CH3COOH का, उससे कम H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, इससे कम भी होता है हाइड्रोजन साइनाइड का, ठीक है। मैंने एरो लगाया है लाइन से, और एरो के नीचे आप लिख लीजिएगा जलीय विलयन में आपेक्षिक प्रबलता का क्रम, ठीक है। टोटल आपका खत्म हो गया। एसिड के बारे में हमने बहुत सारी बातें जानकारी दे दी आपको। अब मैं कुछ और जानकारी दे देता हूं एसिड से रिलेटेड। अम्ल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो भौतिक गुण भी देख लेते हैं और रासायनिक गुण भी देख लेते हैं। नोट कर लीजिए कंप्लीट इसे। देखिएगा, अम्लों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण अब स्टार्ट करना है। आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखिए और समझते रहिए और अपना नोट भी बनाते रहिए। जहां कोई शब्द ना समझ में आए, मैं बार बार कहता हूँ वीडियो स्टॉप करिए वहीं पे और शब्द को सुनिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारी बातें रिवाइज भी करवा रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, प्लस उसके साथ समझा भी रहा हूँ। आपको एक बात कई बार बताई जा रही है, ठीक है। देखिए भौतिक गुण, भौतिक गुण आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पहला पॉइंट, अम्ल स्वाद में खट्टे, पहले बता दिया था इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। जल में विलेय होते हैं, यानी ये पानी में डालने के बाद घुल जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसका भौतिक गुण, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर पूछा जाता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका मैं एक ट्रिक भी बता दे रहा हूं। मैं इसका ट्रिक मैंने खुद बनाया है और उम्मीद है अगर आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हो कि पता नहीं सर लाल से नीला या नीला से लाल बताए हैं, तो आपको समझ में आएगा। ट्रिक ये है, ABR, ए का मतलब है अम्ल से यानी कि इंग्लिश में एसिड, अब B का मतलब ब्लू यानी कि नीला जिसको बोलते हैं, ठीक है। BLUE ब्लू, ब्लू रंग हो गया या नीला इसको लिख सकते हैं। ये किसमें बदल जाएगा, रेड, RED, रेड में बदल लीजिए, हो गया आपका ब्लू से नीला हो गया, ब्लू ही रहेगा, ब्लू कर लीजिएगा, ब्लू से रेड। चलिए पॉइंट तीसरा देखिए, अम्लों की प्रकृति संक्षारक, क्रोजिव लिखा हूं, इसका मतलब संक्षारक है। इसका मतलब जानिए कि संक्षारक का मतलब क्या होता है। अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है,
इसका अर्थ ये हुआ, संक्षारक का मतलब है कि किसी चीज को नष्ट कर देना, ऐसे समझिए। जैसे लोहे के ऊपर अगर जंग लग जाए तो लोहा क्या होगा, सड़ जाएगा। तो क्यों जंग लगता है, वो नमी की वजह से लगता है या अम्लता के कारण लगता है। तो ये वही बात बता रहा है कि अम्लों की प्रकृति है ये संक्षारक की। तो अम्लों की प्रकृति कैसे होती है, संक्षारक। मैंने कुछ ब्रैकेट में नाम भी लिख दिए, जैसे अगर कपड़े के ऊपर अम्ल गिर जाए वो भी नष्ट हो जाएगा, लकड़ी के ऊपर गिर जाए तो वो भी सड़ने लगेगी, कागज के ऊपर गिरे तो वो भी गलने लगेगा, त्वचा के ऊपर गिर जाए तो काट भी देता है, वहां पर खुजली भी बहुत ज्यादा, जलन होने लगती है। और अगर हार्ड एसिड गिर गया तब तो बहुत कुछ हो सकता है, गल सकता है वहां का स्किन पूरा। लोहा के ऊपर गिर जाए तो वो भी सड़ने लगता है। तो यानी सब चीज को लास्ट में मैंने लिखा नष्ट, ये सब चीजों को क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो ये तो रहा कुछ भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी में मैं कुछ यहाँ पर आपको ट्रिक्स और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ सूत्र दे रहा हूं। इस सूत्रों को आपको हमेशा याद रखना है जब तक आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत लोग ये ऐसी बातें कहते हैं कि हमको रिएक्शन सर नहीं समझ में आता है। तो रिएक्शन ना समझने का ये छोटी छोटी गलतियां आप लोगों की है कि जो बातें बताई जाती हैं उसे आप लोग याद नहीं रखती हैं। अगर ये रिएक्शन का एक भी पॉइंट अगर आपको अच्छी तरह से याद है ना, तो इससे रिलेटेड सारे रिएक्शन आप आसानी से कर सकती हैं, चाहे उस किसी तैयारी में भी आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर अम्लों के रासायनिक गुण लिखा गया है, धातु के साथ अभिक्रिया। पहला पॉइंट आपका पहला हेडिंग, इसमें 3 हेडिंग्स पढ़ाए जाएंगे। धातु के साथ अभिक्रिया, देखिए धातु के साथ अभिक्रिया का मैं सूत्र पहले आपको लिख के दे रहा हूं। सूत्र देखिए, इसमें होता क्या है, जब किसी धातु को लिया जाता है, किसको, धातु यानी कि मेटल को, और धातु को हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही उसका अम्ल से क्रिया कराते हैं यानी कि एसिड से, तो वो तुरंत अम्ल से क्रिया करके लवण बना लेता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। और लवण के साथ क्या बनाता है, ये भी बात आप याद रखना है कि लवण के साथ क्या बनाएगा। तो लवण के साथ बनता है हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा, ये भी हाइड्रोजन गैस बनती है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल भी लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन ये चीज आप इसको पैक कर लीजिए, ग्रीन या जो भी बढ़िया हाइलाइटर पेन जो भी आपके पास हो, इसको पैक कर लीजिएगा। ये चीज आपको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने सूत्र दिया। अब इस बेस पे आप जितना चाहें उतना रिएक्शन कर सकती हैं, जैसे मैं कुछ रिएक्शन खुद दिखा भी रहा हूं करके। धातु, पहले तो आप लोग ऐसा ना हो कि चार्ट ही भूल जाएं कि धातु कौन है, आपको याद होना चाहिए। बहुत सारे मैंने धातु पीछे लिखवा गया है, जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो धातु कहलाते हैं। अगर फिजिकल स्टेट अगर डिफिनेशन इसका देखा जाए फिजिकल बेस पे, तो हम ये कह सकते हैं जो टंकार उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, जिसका तार खींचकर बनाया जा सकता है, जिसे आघात वर्धनीयता और तन्यता हो, ये सारे गुण उसी के हैं। धातुएं क्या होती है, चमकदार होती हैं, उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है। फिलहाल मैं डायरेक्ट पॉइंट पाता हूँ। धातु, मैंने सपोज मैंने ले लिया आयरन, ये क्या है, एस का मतलब सॉलिड। सपोज मैं, और इसका रिएक्शन मैं एक अम्ल ले लेता हूं। अम्ल तो मैंने बहुत सारे आपको पढ़ा दिए, आप कोई भी एक अम्ल ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैं इसको लिख देता हूं AQ। AQ क्यों लिखा है, क्योंकि एक्वस मैं विलेन के रूप में इसे ले रहा हूं, इसलिए एक्वस लिखा है AQ। अब जैसे ही इससे क्रिया आयरन की होगी, तुरंत आयरन क्लोरीन से क्रिया कर लेगा और बनाएगा FeCl2। अब आप लोग कहेंगे सर आप तो बना दिए, हमको कैसे पता चला कैसे बन गया। तो मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को पूरा उसका चार्ट पेपर बना के दिया था। उसमें मैंने लिखा था ऑक्सीडेशन नंबर, कौन कितना त्यागता है, कौन कितना एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉनों को, उसके चार्ज के अकॉर्डिंग आप बना सकती हैं। आयरन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो आयरन का 2 चार्ज, क्लोरीन माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्लोरीन का 1 चार्ज, क्रॉस गुणा करिए तुरंत आपको मिलेगा FeCl2। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूं, इसलिए इस बेस पर मैं बात नहीं करूंगा। आप पिछला वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, उस चैप्टर में सब समझाया गया था। तो FeCl2 क्या हो गया, एक्वस बन गया, विलेन, प्लस अब आपका बचा हाइड्रोजन। तो सिर्फ हाइड्रोजन H नहीं लिखा जाता है, H2 लिखेंगे। H2 क्या है, गैस है, ठीक है। तो ये हो गया, ये साइन है, गैस का मतलब ऊपर उड़ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 2 हो गया, तो मैं यहाँ 2 बढ़ा देता हूँ, हो गया 2 क्लोरीन। चलिए एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज मान लीजिए मैंने Zn जिंक लिया सॉलिड, और तुरंत मैंने HCl से क्रिया करा दिया। HCl से जैसे ही मैं क्रिया कराऊंगा तुरंत ZnCl2 बन जाएगा। इसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड। मैं नाम सबका नहीं बताऊंगा, मैं फिर भी नाम पढ़ते जा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से स्टॉप करिए वीडियो तो आप नाम भी लिख सकती हैं, मैं नाम किसी का नहीं लिख रहा हूँ, नाम आप लोग खुद लिखिए अपना, ठीक है। आगे देखिए, इसका नाम जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड, आप इसका फेरस क्लोराइड नाम है FeCl2 का। एक होता है फेरिक, एक होता है फेरस। तो जिसकी ऑक्सीडेशन संख्या कम होती है उसको बोलते हैं फेरस, यानी उसके लास्ट में लगाते हैं अस। और जिसकी ऑक्सीडेशन संख्या ज्यादा होती है उसमें लगाते हैं इक, यानी फेरिक हो जाएगा।
तो यहाँ फेरस है, फेरस क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस ये है जिंक क्लोराइड, ये भी आपका AQ एक्वस हो गया, प्लस इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकल गया बाहर यानी रिलीज हो गया। गैस क्या सिंबल आप चाहे तो G लगा सकते हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे दिया जैसे में, ठीक है। आप जितना चाहे 2-4 एग्जाम्पल आप खुद हमको सेंड करिएगा ग्रुप के व्हाट्सएप पे, हम भी देखेंगे कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गया वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड हेडिंग, धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अगर आपको इंग्लिश में जिन लोगों को लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन विथ मेटल, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको। चलिए पहले तो मंत्र आप देखिए इसका बेस्ट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका भी मैंने चार्ट पेपर में वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाया था। ये भी सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों सूत्र, ये दोनों स्टार जहां लगा हुआ है इन दोनों को कभी नहीं भूलना है कि धातु कार्बोनेट का अम्लों से क्रिया होगा तो तुरंत लवण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों रिलीज होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर धातु कार्बोनेट की जगह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया जाए तो उसका भी अम्ल से क्रिया कराने के बाद लवण और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल दोनों रिलीज होगा। चलिए एग्जाम्पल में दिखाते हैं आपको, कुछ मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। जैसे में देखिए धातु कार्बोनेट, ध्यान से देखिए, कुछ लोग तो कंपाउंड ही लेना भूल जाएंगे, कहेंगे सर कौन सा कंपाउंड लें, ठीक है। चलिए मैं कुछ कार्बोनेट के कंपाउंड आपको दिखाता हूं लेकर के, देखिएगा। धातु कार्बोनेट, सपोज कोई भी धातु ले सकते हैं, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं, मैं सपोज ले लिया कैल्शियम CO3 कार्बोनेट, यही है कार्बोनेट। CO3 को बोलते हैं हम लोग कार्बोनेट जिसका 2 चार्ज होता है, कैल्शियम का 2 प्लस हो गया तो कंपाउंड बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके साथ मैंने क्या ले लिया, इसको मैं कह सकता हूं ये किस बेस में लिया, सॉलिड बेस में लिया। और अम्ल मतलब अम्ल कोई ले सकता हूं मैं, चलिए मैं ले लेता हूं HCl। आप लोग बार बार कहेंगे सर HCl ही क्यों लेते हैं, तो चलिए मैं चेंज भी कर सकता हूं, यहाँ चाहो तो HCl ना लेकर क्या मैं ले लूं, कोई और भी ले सकता हूं। HCl की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, H2SO4 भी ले सकता हूँ, या चलिए जाने दीजिए, रहने दीजिए, मैंने लिख दिया है तो यही आप अलग अलग लेकर के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। HCl यहाँ पे भी मैंने ले लिया, HCl कैसे लिया, AQ एक्वस फॉर्म में लिया। अब ध्यान से देखिए HCl लिया तो होगा क्या, हमको ऑलरेडी पता है, कैसे पता है, क्योंकि हमको सूत्र याद है, आप भी सूत्र याद रखिए तो आपको पता है कि जैसे ही धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करेगा तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, लवण बनेगा। लवण बनाते हैं, कैल्शियम का क्लोरीन से क्रिया होगा तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, ये बन के तैयार आपका लवण एक्वस फॉर्म में। अब इसके बाद क्या निकलेगा, हमको ऑलरेडी पता है कि ये CO2 इसमें से निकल जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ से CO2 निकल गया बाहर, CO2 गैस में निकल गया बाहर। अब रहा सवाल लास्ट में जल बचेगा, कैसे, एक यहाँ से O बचा, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है तो हम बैलेंस करने के लिए 2 लिख लेंगे, तो H2 और यहाँ से एक O, H2O, यानी कि जल बाहर निकल गया, जिसको हम लिक्विड फॉर्म में लिख सकते हैं L, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो सब मैंने लिख दिया, ये आपका इस बेस पर एग्जाम्पल हो गया। एक इस बेस पर भी एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको, हाइड्रोजन यानी कि कैल्शियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो धातु तो मैंने ले लिया कैल्शियम, इसके साथ HCO3 का ट्वाइस, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका रिएक्शन मैं भी इस Cl से ही करा देता हूं, HCl, तुरंत रिएक्शन, आप बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं, कैल्शियम के साथ क्लोराइड फिर वही निकलेगा CaCl2 बाहर। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां से CO2 भी निकलेगा, ये रहा CO2 गैस। अब इसके बाद क्या निकलेगा, अब यहाँ से H, यहाँ भी H, यहाँ भी 2H हो गया, यहाँ भी 2H, 4H हुआ, तो H2O के यहाँ कितने अणु बनेंगे, 2 अणु H2O के बन जाएंगे, ठीक है। तो 4 बैलेंस भी टोटल हो गया, आप मिला लीजिए, संतुलित समीकरण सब हो गया। तो मैंने टोटल कंप्लीट बता दिया। अब एक पॉइंट और जानिए, रासायनिक गुण में धातु के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों बात आप कभी मत भूलिएगा। धातु कार्बोनेट ये सूत्र याद रखिएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट तब ये वाला सूत्र याद रखिएगा, यानी इसको भी चाहे तो आप बॉक्स में कंप्लीट पैक कर सकते हैं, इसे भी बॉक्स में कंप्लीट पैक करके आप रखिए, और इसको अपने माइंड में रखना भी जरूरी है, सिर्फ बॉक्स में कंप्लीट करके नोट्स पे ही रखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट अब तीसरा इसका पॉइंट बचा, ऑक्साइड के साथ क्रिया, इसको कंप्लीट नोट करें, फिर उसको भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यही तीसरा पॉइंट आपका बचा था। यही 3 फार्मूले मैंने 3 हेडिंग्स में बता दिए, 4 फार्मूले हो गए आपके, पहले में 1 बताया था, दूसरे में 2 हो गए थे, एक से धातु कार्बोनेट, एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का, और एक चौथा ये फार्मूला हो गया तीसरी पॉइंट में, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल
जब क्रिया करेंगे तो बनेगा लवण प्लस जल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे भी आप पैक कर लीजिएगा, ठीक है। यही आपका 4 सूत्र हो गया जो आपको याद रखना। अगर ये चारों सूत्र याद है तो आप किसी भी रिएक्शन को देख करके तुरंत आप बता सकते हैं कि हाँ इसमें जल बनेगा, इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगा, इसमें CO2 गैस निकलेगा, आप तुरंत बता सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, इसमें कार्बोनेट है तो उसमें से CO2 तो निकलेगा ही। तो ये सब मैंने इसीलिए फार्मूले मंत्र मैंने दे दिए चारों, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आप याद रखिएगा, बार बार इसे रिवाइज रखिएगा। ऐसे भी बैठे बैठे सोचते रहिएगा कि इस तरह से सूत्र था। एग्जाम्पल देखते हैं इस पे, धातु ऑक्साइड मतलब जब किसी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, जैसे कैल्शियम के साथ मैंने वो जोड़ दिया तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ वो जोड़ दिया तो हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इनका देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और इनका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराया हूँ। अगर आप किसी और अम्ल से कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और वाटर निकल जाएगा। एल का मतलब लिक्विड, द्रव अवस्था में, एक्वस मतलब विलेन बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का H2SO4 से क्रिया होगा तो ये बनेगा आपका क्या, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O बाहर निकल गया। और इस तरह से आपका खत्म हो गया अम्ल का टोटल रासायनिक क्रिया भी, रासायनिक अभिक्रियाएं भी खत्म हो गया। अब आएगा नेक्स्ट हेडिंग, अम्लों के उपयोग। इनका उपयोग यूज कहाँ होता है, तो यूज ऑफ एसिड्स। देख लीजिए यूज ऑफ एसिड, पहला सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज की बात कर रहे हैं। तो बैटरियां, जितनी भी बैटरियां होती है ना, ये सब हमारे घरों में लगी भी रहती है, उसमें भी हम लोग एक एसिड डालते हैं ला करके। तो लेड बैटरियों में एसिड पड़ता है, पेट्रोलियम उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है, कृत्रिम रेशे बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, उर्वरक निर्माण में भी H2SO4 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सोने चांदी के संशोधन में भी होता है, शोधन में होता है, तथा उर्वरक, औषधियों, विस्फोटक आदि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये बताइए सोरे का अम्ल किसे कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, कोई तैयारी में भी आ सकता है। तो आप याद रखिएगा HNO3 नाइट्रिक अम्ल को बोलते हैं सोरे का अम्ल। कोई सवाल ये भी आ सकता है कि ये कैसे तैयार किया जाता है, तो बता सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट से। यहाँ लिखा भी है नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं क्योंकि KNO3 से बनता है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट से इसे बनाया जाता है। तीसरा है पॉइंट आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये देखिए वस्त्र उद्योग में कपड़ा को रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व, यानी अगर लोहे के ऊपर कलई करना है, कोई पेंट चढ़ाना है तो उससे पूर्व इसको चादरों को साफ करने में HCl का प्रयोग किया जाता है। तो ये था 3 अम्लों का उपयोग, खत्म हो गया सब, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग सेकेंड पार्ट अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अम्लों की पूरी कहानी तो खत्म हो गई, उनकी परिभाषा, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग भी परिभाषा, उनके रिएक्शन, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे क्षारक या क्षार कहिए, बेसिस। अब बेसिस के लिए बस वही, वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या हो, कड़वा हो। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे उसे कहेंगे क्षार, ठीक है। देखते हैं परिभाषा भी लिखा है, वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, ये प्रकार से इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो जाएगा। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ये नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपको सॉप लिखा गया साबुन का, ठीक है। चलिए आर्हेनियस इसी को कैसे बताते हैं, आर्हेनियस के बारे में मैंने पीछे बताया भी था। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH के ऊपर माइनस देते हैं। फिर सुन लीजिएगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, मतलब उसके अंदर घुल करके केवल हाइड्रोक्साइड आयन OH देते हैं, OH पर माइनस देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं, ठीक है। आर्हेनियस ने बताया था कि ऐसे सभी पदार्थ जिनको हम लोग अगर पानी में डिजोल्व करें, घोलें, और हमको OH माइनस आयन देता है यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षार। वही बात मैंने लिखा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट धारणा होती है, कई बार 12 की बच्चियां भी हमसे अक्सर पूछती हैं, सर हमको ये कंफ्यूजन होता है कि क्षारक और क्षार में डिफरेंट फिर क्या है। तो आप लोग भी अभी से ध्यान दीजिए ताकि आप लोगों के सामने ऐसा कोई कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई क्षारक, या क्षारक तो हम सबको करते हैं, लेकिन क्षारक में से वो पदार्थ जिसे पानी में डालने के बाद वो पूरी तरह से वियोजित हो जाए यानी कि घुल जाए, उन लोगों को हम लोग कहते हैं क्षार। अब प्लस जिन लोगों को डालने के बाद नहीं घुलते हैं उन्हीं को बोलते हैं क्षारक। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, कि क्षारक तो सभी, क्षारक हम उन क्षार को कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि क्षार कुछ होते हैं क्षारक में से। इसको हम अगर एक तथ्य के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो इसे ऐसे सेंटेंस को फिट कर सकते हैं कि सभी, ठीक ना, सभी क्षार क्षारक कहलाते हैं,
परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं कहलाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसको मैंने पॉइंट वाइज नोट भी किया है, आप नोट करके इसे भी पढ़ लीजिए, याद रखिएगा। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं यानी घुल जाते हैं, क्षार यानी कि एल्कली कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, इस बात को याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, टोटल कंप्लीट हो गया। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग, अब हम लोग टाइप्स ऑफ बेसिस पढ़ेंगे, क्षारकों के प्रकार। जैसे उसमें पढ़े थे हम लोग अभी पीछे अम्लों के प्रकार में, कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, तो वही क्षार भी पढ़ेंगे, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार। ठीक है, क्षारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसिस देखते हैं। जैसे अम्ल में बताया गया था उसी तरह से क्षार में भी है। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी पूर्ण रूप से वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH पे माइनस अगर निकल जाता है और वो जल में मिल जाता है तो उसी को कहेंगे हम लोग प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक कहलाता है। जैसे में देखिए कि OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये दो तीन एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया है। अब दुर्बल क्षारक की बात कर लेते हैं, चलिए इसको दिखा भी देते हैं कैसे, उसका रिएक्शन भी देख लीजिए। सपोज इसमें से कोई एक मैं ले लेता हूँ, KOH को ही ले लेता हूँ। क्या करना है, KOH को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन दिखा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा नीचे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने जैसे ही जल में डिजॉल्व किया यानी घोला, किसमें, एक्वस विलेन को, तो जैसे ही जल में ढोलेंगे तो डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, K पर प्लस चार्ज अलग और OH पर माइनस चार्ज अलग हो जाएगा। यही कह रहा है कि क्या होता है, पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, ये टूट गया अलग अलग। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आ गई मुझे, ये जो OH है ये कहाँ गया, ये OH उसी पानी यानी विलेन में घुल गया, उसी में है। इसी वजह से हमने कहीं कहीं आप लोगों ने भी पढ़ा होगा किताबों में, क्षारक क्षारकता कहलाती है। इसी प्रकार क्षार क्षारकता कहलाते हैं। तो इसको क्षारकता यानी बेसिडिटी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जितना OH हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो उसी विलेन में डिजॉल्व होता है, उसी में पड़ा रहता है, घुला रहता है। चलिए दुर्बल क्षारक देखते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा गया है पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, लेकिन अगर रिएक्शन इसका भी देखा जाए तो ये पूरा OH का आयन टूट के एल्युमिनियम से अलग होगा, लेकिन होगा कहाँ, वो भी जल में ही। देख लीजिए इसको अभी एग्जांपल अगर आपको देखना है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड OH का थ्राइस रहेगा और हमने इसको कहाँ घोल दिया, जल में। एक्वस लिख सकते हैं आप, AQ लिख लीजिएगा। इसके बाद ये तुरंत एल्युमिनियम पे प्लस 3 चार्ज अलग हो जाएगा और OH पर माइनस अलग हो जाएगा। कितना OH अलग होगा, 3 OH अलग हो जाएगा। तो ये डिसोसिएट करने का तरीका भी मैंने दिखा दिया, आप भी कर सकते हैं इन लोगों को डिसोसिएट। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा, क्षारों की जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम। इनका प्रबलता का क्रम यानी घुलने का क्रम क्या होता है, प्रबलता। इसी में बोला हूँ क्षार क्षारकता कहलाती है, जो सेंटेंस में कभी कभी आ जाते हैं कहीं ना कहीं, क्षार क्षारकता। तो वो क्षारकता इसलिए कहलाता है क्योंकि ये लोग जैसे जल किसी विलयन में घोलते हैं तो OH उसी में घुल जाता है, H प्लस हो जाता है और OH माइनस हो जाता है। तो क्रम क्या है, विलयन में प्रबलता का क्रम KOH का सबसे ज्यादा प्रबल क्रम है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप लोग पढ़िए समझिए, सब कुछ आसान है, समझ में आपको आ रहा होगा। क्षारकों के भौतिक गुण, उम्मीद है अब आप लोग भौतिक गुण, इसके बाद रासायनिक गुण देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। चलिए, क्षारक जल में विलेय, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखिएगा। ये क्या होता है, विलेय होता है। स्वाद में जो ये तीखे या कड़वा कह सकते हैं, कड़वे टाइप का होता है। पर दूसरा पॉइंट, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लाल को क्या कर देगा, नीला, याद रखिएगा। क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं, यानी ये चिकना होता है साबुन की तरह, जितने भी क्षारक होते हैं। संक्षारक की प्रवृत्ति, अगर पीछे वाले में देखा जाए तो हम लोग की प्रवृत्ति बताया गया था, वो संक्षारक होती है, वो सड़ा देती है या गला देती है वस्तुओं को, ठीक ना। तो ये भी इनकी भी प्रवृत्ति वही है, लेकिन इनकी प्रवृत्ति उनकी तुलना में थोड़ा कम है अगर प्रबल अम्लों से तुलना किया जाता है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं क्षारकों के रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इसमें पहला हेडिंग आप लोग डालेंगे धातु के साथ क्रिया, ठीक है, धातु के साथ क्रिया। इसमें थोड़ा सा लिखवाया गया है, लिख लीजिएगा आप लोग भी। प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके
हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं या करते हैं। याद रखिएगा, इसमें रिएक्शन पर विशेष ध्यान दें। जितने भी क्षारक हैं और धातु हैं, क्षारक अगर धातु से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अभी हम इसको इरेज करके मिटा करके अभी इन पर एक रिएक्शन दिखाते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप एकदम याद रखिएगा कि क्षारक धातु से क्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। लेकिन एक शर्त है, इस शर्त को बड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या इसमें बोला गया है, प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके। याद रखिएगा, इसका बड़ा महत्व है, इसका मैं चार्ट पेपर भी बनाऊंगा। इसका कहने का मतलब है कि धातु जो होता है कम क्रियाशील का होता है, अधिक क्रियाशील का होता है। तो अगर कम क्रियाशील वाला धातु कोई बनाया हुआ है, कोई क्षार है, तो जो बेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, कोई या ये कह सकते हैं कि कम सक्रिय धातु हट जाता है और अधिक सक्रिय धातु उसके जगह जुड़ जाता है। यही चार्ट पेपर से आपको पता चलेगा। चार्ट पेपर अभी बाद में बनवा दिया जाएगा आपको। ये हेडिंग और ये याद रखिएगा, टोटल नोट कर लीजिए इसे भी आप लोग। एग्जाम्पल देख लीजिएगा उस पर। जिंक का अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो जिंक जो होता है इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। क्रियाशीलता न होने की वजह से ये सोडियम को पूरी तरह से विस्थापित नहीं कर पाता है, खुद भी इसके साथ जुड़ जाता है और बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO प्लस H2O। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ये पॉइंट सेकंड उसमें हेडिंग डालिएगा, ये दूसरा आपकी अभिक्रिया है। इसका भी मैंने सूत्र यहाँ पे लिख दिया है कि अगर किसी क्षारक का धातु ऑक्साइड, देखिए ध्यान से, अधातु ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सपोज मैंने क्षारक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, अगर नाम नहीं पता है आपको तो नाम तुरंत इसके नीचे लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये गैस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जैसे ही इसे क्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट ये लवण बन जाएगा और इसके साथ क्या बन जाएगा, H2O जल। ये आपका एग्जांपल था। एक और पॉइंट देखिए, तीसरा, क्षारक जो होते हैं अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने क्षारक होते हैं अगर वो अम्लों से क्रिया करेंगे तो उनके प्रभाव को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। और क्या करते हैं, लवण व जल का निर्माण करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस, H2SO4, ये बैलेंस संतुलित करने के लिए 3 और 2 बढ़ाया गया है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके नीचे लिख लीजिएगा Al2SO4 का थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट बोलेंगे इसको। और वैसे ही बनाया गया जैसे मैंने पीछे आपको क्रॉस करके कंपाउंड बनाने का तरीका पीछे सिखाया था, वैसे ही। बस आप एल्युमिनियम का 3 लीजिए और सल्फेट का 2 लीजिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा Al2SO4 का थ्राइस। और 6H2 आपका वाटर बन गया। बैलेंस करने के लिए 3 दूनी 6 हाइड्रोजन कंप्लीट है। नेक्स्ट, चौथा, कुछ क्षारक ऐसे भी हैं जिनको गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड व जल में अपघटित हो जाते हैं। एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखिए त्रिभुज बनाया गया। त्रिभुज का मतलब होता है गर्म करना, इसका मतलब क्या होता है, गर्म। लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर त्रिभुज बना देंगे तो। गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और इसमें से वाटर जो है H2O बाहर निकल जाएगा। तो टोटल खत्म हो गया आपका, इसकी भी क्रियाएं, क्षार की भी क्रियाएं सब खत्म हो गए। अब आप इसका उपयोग भी देख लीजिए और ये एसिड और बेस का पूरा आपको पढ़ा दिया गया, ठीक है। इसको कंप्लीट तैयार करते रहिए। अब हम लोग जानेंगे एसिड बेस के बीच फिर रिएक्शन कैसे होता है। फिलहाल उपयोग देखते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी AlOH का थ्राइस, इसका पूरा नाम क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग होता है अमोनिया के लवण बनाने में, ठीक है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन तथा धावन पाउडर, रेयान यानी धागे हैं सब, तथा कागज के निर्माण में भी किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का चमड़ा उद्योग में या फिर खारे जल को मृदुल बनाने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में किया जाता है। और इस तरह से इसका उपयोग भी खत्म हो गया। उम्मीद है अब आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। फिर अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया का। बाय।